जावा में 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। प्रिमिटिव्स मतलब प्री डिफाइंड। ये प्रिमिटिव लिख रहे हैं ना, प्रिमिटिव यानी प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स, यानी जो लैंग्वेज देती है उसको हमें नहीं बनाना पड़ता। तो जो लैंग्वेज देती है वो 8 डेटा टाइप्स होते हैं, 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं लैंग्वेज में। डेटा टाइप्स, ये 8 डेटा टाइप्स होते हैं। उसमें से सबसे पहला होता है बुलियन। बुलियन जो होता है उसको 1 बाइट की मेमोरी मिलती है। 1 बाइट की मेमोरी मिलती है, और उसमें सिर्फ दो ही वैल्यू आ सकती है, या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। तो ये पहला डेटा टाइप है बुलियन। इसमें ट्रू फॉल्स स्टोर कर सकते हैं हम। यस नो जो होता है वो ट्रू फॉल्स हम बुलियन में स्टोर कर सकते हैं। फिर दूसरा डेटा टाइप होता है बाइट। ये भी 1 बाइट की मेमोरी होती है। 1 बाइट की मेमोरी होती है। बाइट सबसे छोटी यूनिट होती है मेमोरी स्टोरेज की, है ना। आप बोलते हैं ना एम, इतने एमबी डेटा, 1 जीबी डेटा, 1 टीबी डेटा। हम आपकी हार्ड डिस्क कितनी बड़ी है, तो 80 जीबी की है। तो वो जो जीबी का बाइट है, वो बाइट सबसे छोटी यूनिट बाइट होती है, 1 बाइट। 1 बाइट ऐसे 1000 बाइट से एमबी बन जाता है, फिर 1000 MB से जीबी बन जाता है, उस तरीके से होता है। मतलब 1000 बाइट से केबी बनेगा, फिर 1000 KB का एमबी बनेगा, और 1000 MB का 1 जीबी बनेगा। और ऐसे 80 जीबी, 40 जीबी जैसा भी आपकी मेमोरी होती है। आप जब फोन वोन खरीदते हो तब उसमें वो ये देखा करते हो कि कितने जीबी की मेमोरी है, वो जीबी की मेमोरी ये है। तो हम एक बुलियन डिफाइन करते हैं तो उसको 1 बाइट की मेमोरी मिलती है। हम बाइट डिफाइन करते हैं तो उसको 1 बाइट की मेमोरी मिलती है। इसमें -128 से लेके +127 तक की वैल्यूज आ सकती हैं। मतलब इतना इतना अगर छोटे नंबर पे काम करना हो आपको, तो हम इंटीजर डिफाइन नहीं करेंगे, हम उसमें बाइट डिफाइन करेंगे। तो बाइट डिफाइन किया आपने तो इतने छोटे नंबर्स पे आप काम कर सकते हो। तो बुलियन होता है, एक बाइट होता है। उसमें बाइट में भी नंबर्स आते हैं लेकिन बहुत छोटे नंबर्स आते हैं। उसके बाद होता है कैरेक्टर, कैर। कैर ये 2 बाइट का होता है। इसको 16 बिट की मेमोरी मिलती है। 2 बाइट की मेमोरी मिलती है कैरेक्टर। 2 बाइट की मेमोरी मिलती है, और इसमें हम सिंबल्स स्टोर कर सकते हैं, ABCD, XYZ। ये जो हम स्टोर करते हैं 1 2 3 4, कीबोर्ड पे जितने सिंबल हैं वो, प्लस आप हिंदी में चलाते हैं, कोरियन में चलाते हैं, चाइना वाले चाइनीज लैंग्वेज में चलाते होंगे, तो सब अल्फाबेट्स जितने भी होते हैं, जितनी लैंग्वेज के जितने अल्फाबेट्स हैं, उन सभी को स्टोर करने की जो मेमोरी होती है वो कैरेक्टर की मेमोरी होती है। मतलब चाहे आप हिंदी के अल्फाबेट्स स्टोर करो, चाहे इंग्लिश के करो, चाइनीज, कोरियन, किसी के भी करो, उसके लिए कैर डिफाइन करना पड़ेगा। तो इसमें 2 की पावर 16 सिंबल्स हम जावा में रिप्रेजेंट करते हैं। दो 2 की पावर 16 सिंबल्स जावा में रिप्रेजेंट हो सकते हैं। तो 2 की पावर 16 में इतने सिंबल्स हो सकते हैं कि जितनी लैंग्वेजेस नोन है हमको, उन सभी लैंग्वेज के सारे अल्फाबेट्स आ सकते हैं, ABCD से लेके जेड तक। अनाराम, और चाइनीज लैंग्वेज, जापानीज लैंग्वेज, वो जितनी भी, उर्दू उर्दू, सब सारी सारी लैंग्वेज के सारे कैरेक्टर सेट कैरेक्टर में आ सकते हैं। कैरेक्टर के बाद होता है इंटीजर, जो हम अक्सर लिखते रहते हैं हमारे प्रोग्राम में। हर जगह हम इंट एक्स लिख देते हैं, तो वो जो इंट एक्स है, वो इंट जो है उसकी 4 बाइट की मेमोरी होती है, 4 बाइट्स की मेमोरी एलोकेट होती है उसको। तो 4 बाइट की मेमोरी में बहुत बड़ा डेटा आ सकता है। जब 1 बाइट की मेमोरी में 128 से लेके 127 तक आता है, तो इसमें काफी बड़ा डेटा आता है। उसको ऐसे लिखते हैं अपन, 2 की पावर 31, 2 रेस टू दी पावर 31, इससे जो नंबर बनता होगा वो नंबर, प्लस से लेके 2 रेस टू दी पावर 31 - 1, इतना बड़ा नंबर, है ना। 2 की पावर 31 से जो नंबर बनता होगा वो, उसमें से एक माइनस करेंगे, क्योंकि जीरो प्लस साइड में भी आता है, इसलिए जीरो की जगह वो आ जाता है। तो अपन यहाँ पे लिखा हुआ है 2 की पावर 31 - 1, इतना बड़ा डेटा इसमें आ सकता है। और निगेटिव साइड में -2 की पावर 31 तक का डेटा आ सकता है। फिर होता है इसमें फ्लोट। फ्लोट फ्लोट भी 4 बाइट्स का ही होता है। फ्लोट 4 बाइट्स का होता है, और 4 बाइट की जितनी मेमोरी होती है उसमें यही होता है, 2 की पावर 31। फिर होता है एक लॉन्ग। लॉन्ग 8 बाइट का होता है। मतलब इंटीजर से ही बड़ा डेटा यूज करना है आपको, तो आप लॉन्ग डिफाइन करेंगे। लॉन्ग डिफाइन करेंगे तो -2 की पावर 63,
से लेके 2⁻63 - 1, इतना बड़ा डेटा आ सकता है लॉन्ग में। और डबल सबसे आखिरी में होता है डबल। डबल ये भी 8 बाइट का ही होता है। सेम जो 4 बाइट का है वो उसके लिए, और 8 बाइट के लिए, दोनों के लिए 2⁻63 वही सब होगा। तो अभी हम क्या समझ रहे हैं कि ये जो प्रिमिटिव टाइप्स हैं, 8 प्रिमिटिव्स होते हैं जो हमारे, वो 8 प्रिमिटिव्स यानी प्री डिफाइंड टाइप्स जो लैंग्वेज हमको देती है, हम उनको डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब किसी भी प्रोग्राम में बुलियन, बाइट, कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट, लॉन्ग, डबल, ये सब लिख सकते हैं। एक छूट गया ना, 8 होते हैं, मैंने 7 ही लिखे। कैरेक्टर के बाद एक यहाँ पे बीच में छूट गया, शॉर्ट। शॉर्ट ये 2 बाइट का होता है ना। तो जो 2 बाइट का होता है उसके लिए 2⁻15 से लेके 2⁻15 - 1, ये रेंज होती है। ये रेंज निकलती कैसे? ये रेंज निकलती ऐसे, ये जो 4 बाइट होता है ना, 1 बाइट यानी 8 बिट, 1 बाइट यानी 8 बिट, तो 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। तो 4 बाइट यानी 32 बिट, 4 बाइट यानी 32 बिट्स। अगर 32 बिट्स हैं तो 32 बिट में से एक जो होता है वो साइन के लिए होता है, निगेटिव या पॉजिटिव, और बाकी बचे हुए जो 31 होते हैं उनसे रेंज निकलती है। तो 2⁻31 जो लिख रहा हूं मैं, वो इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि 4 बाइट है। 4 बाइट यानी 32 बिट होता है। 32 बिट में से एक बिट जो होती है वो साइन को रिप्रेजेंट करती है। ये बिट का मतलब क्या होता है? बिट का मतलब ये होता है, जो मेमोरी बनती है ना अपने कंप्यूटर में, उस मेमोरी में हम 0 1 स्टोर करते हैं। तो अगर आपने बोला कि मुझे 1 स्टोर करना है, तो 1 स्टोर ऐसे होता है, उसमें 7 बार 0 आएंगे और आखिरी में एक 1 आएगा। मतलब बाइनरी में स्टोर होता है नंबर। तो ये नंबर स्टोर करने का तरीका होता है। तो ये जो भी नंबर स्टोर, अभी बाइनरी लैंग्वेज हमने सीखी नहीं कभी, तो जब भी कभी आप सीखेंगे तब समझेंगे कि 0 1 की लैंग्वेज क्या होती है। इंटरनली तो 0 1 की लैंग्वेज में ही सब स्टोर होता है। तो ये जो 8 बिट में से जो सबसे आगे वाली बिट होती है, इसको बोलते हैं साइन बिट। साइन बिट होती है ये जो साइन बिट है, अगर ये 0 है, मतलब वो बोलेगा कि प्लस वाला नंबर है, पॉजिटिव नंबर। और अगर ये 1 है तो निगेटिव नंबर होता है। तो पॉजिटिव नंबर मतलब सबसे पहला वाला अगर 0 है तो पॉजिटिव नंबर, सबसे पहला वाला 1 है तो निगेटिव नंबर। इस तरीके से कंप्यूटर समझता है चीजों को। हम जो -1 लिखते हैं, वो -1 ऐसे नहीं स्टोर होता। यहाँ पे 1 आएगा और फिर ये 0 0 0 1 आएगा, तो वो समझेगा कि -1 है। +1 को समझेगा, यहाँ 0 डाल के बाकी सब 0 1 लिखेगा। इस तरीके से होता है। तो बाइनरी लैंग्वेज सीखने से अभी हमको मतलब नहीं, लेकिन इंटरनल जो स्टोरेज होता है वो 0 1 में ही होता है। इसके अलावा कंप्यूटर में कुछ स्टोर ही नहीं होता है। अगर उसके अंदर आप एक फोटो भी स्टोर कर रहे हो तो वो 0 1 में ही स्टोर होता है। एक वीडियो भी स्टोर कर रहे हो तो 0 1 में ही स्टोर होता है। हर चीज 0 1 में स्टोर होती है कंप्यूटर में। 0 1 के अलावा कंप्यूटर कुछ भी नहीं समझता है। सिर्फ यही लैंग्वेज वो समझता है, बाइनरी लैंग्वेज। और ये बाइनरी लैंग्वेज में 0 1 के अलावा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो हम जो भी लिखते हैं, हम 10 लिखेंगे तो वो 10 को अंदर जाके 0 1 0 1 में कन्वर्ट करेगा। हम 50 लिखेंगे तो 50 को अंदर जाके 0 1 0 1 में कन्वर्ट करके अंदर स्टोर करेगा। आप एक फोटो लेंगे, उस फोटो को स्टोर करना है तो वो स्टोर करते समय 0 1 0 1 में ही स्टोर करेगा। इस तरीके से ही कंप्यूटर में डेटा स्टोर होता है। तो हमने बोला कि रेंज निकालने का तरीका क्या होता है। जो भी बाइट्स होते हैं, जैसे 4 बाइट, 4 बाइट यानी एक बाइट में 8 बिट होते हैं, तो 8 × 4 32, 32 में से एक साइन बिट होती है। साइन बिट को छोड़ देंगे, बची हुई 31 बिट का रेंज बनता है। तो 2⁻31 पॉजिटिव साइड में भी और निगेटिव साइड में, इस तरीके से रेंज बनती है। तो ये डेटा टाइप्स है प्रिमिटिव्स। तो प्रिमिटिव टाइप्स ये हो गए। अगर हम अब इतने प्रिमिटिव समझते हैं तो अब जरूरी नहीं है कि मैं अपने प्रोग्राम्स में हमेशा इंटीजर ही लिखता रहूं। जितने प्रोग्राम्स हम बनाते हैं सब में हम इंटीजर ही लिख देते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं बुलियन, बुलियन बी। एक और अब ये बुलियन में वैल्यू क्या आ सकती है? ट्रू और फॉल्स के अलावा कुछ नहीं आता इसमें। बुलियन बी इज इक्वल टू ट्रू या फॉल्स, कुछ भी लिखो। ये इतना कैसे हो रहा है? ट्रू, इसको क्या हो गया? तो ये वेरिएबल डिक्लेयर किया, बुलियन बी इज इक्वल टू ट्रू। ये अपने क्लास क्लोज
मेथड क्लोज। इसको प्रिंट कराएंगे तो वो ट्रू फॉल्स ही प्रिंट करेगा। बी। है ना, ट्रू प्रिंट किया उसने, बुलियन की वैल्यू ट्रू है। अगर हम इसको ऐसा लिख दें यहाँ पे, कोई कंडीशन दे तो उसका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा तो वो बुलियन में ही आता है ना। हमने यहाँ पे लिखा इंटीजर y इज इक्वल टू 90, और इसमें क्वेश्चन पूछ के इसको लिख दिया कि इफ y इज लेस देन 100, तो ये मैंने लिखा y लेस देन 10 लिख दिया मान लीजिए। तो y लेस देन 10, ये कंडीशनल ऑपरेटर है, कंडीशनल है तो वो चेक करेगा क्या y लेस देन 10 है, तो y तो 90 है, 90 10 से छोटा है, नहीं होता है तो फॉल्स है, तो बी में फॉल्स स्टोर होगा। अब इसको चलाएंगे तो बी में फॉल्स आएगा, मतलब जो भी कंडीशंस के रिजल्ट होते हैं वो बुलियन में स्टोर किए जाते हैं। ये फॉल्स आ गया, ठीक है। सी लैंग्वेज से कंपेयर नहीं करेंगे, वहां पे ट्रू मतलब 1 होता था और फॉल्स यानी 0 होता था। यहाँ पे ट्रू यानी TRU ट्रू और फॉल्स यानी FALSE फॉल्स। इसमें 0 1 का कोई कंसेप्ट नहीं होता, सब ट्रू फॉल्स है, और वो बुलियन नाम के वेरिएबल में जाएगा। बुलियन डेटा टाइप होता है, उसके अंदर आपको स्टोर करना है। ऐसे ही कैरेक्टर डिफाइन करना है तो हम कैर डिफाइन करेंगे, कैर, कैर CH इज इक्वल टू, अब इसमें कैरेक्टर में हमको जो वैल्यू देना है वो सिंगल कोट्स में दी जाती है। तो हमने लिखा ए कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर को स्टोर कर दिया। अब CH को प्रिंट करेंगे तो कैरेक्टर प्रिंट हो जाएगा जो आपने उसमें स्टोर किया है। ठीक। तो फिर हमने एक सीखा बाइट होता है, बाइट छोटा डेटा टाइप होता है, उसमें हम ज्यादा बड़ा नंबर नहीं रख सकते। ये इतना नीचे क्यों गया? बाइट, बाइट बी इज इक्वल टू, मान लो मैंने 1000 लिख दिया, तो अभी अपन ने रेंज में क्या सीखा था, 128 से बड़ा नंबर, 127 से बड़ा नंबर बाइट में आ ही नहीं सकता है। तो जैसे ही मैं बी के सामने 1000 लिख रहा हूँ, एरर आ रही है, वो बोल रहा है कि बाइट नहीं होगा, इसको चेंज द टाइप टू इंटीजर। आप नंबर इतना बड़ा दे दिया है कि बाइट का टाइप इंटीजर कर दो, और इसको मैं छोटा नंबर दूंगा ना तो ले लेगा वो। 127 से छोटा नंबर दिया अगर अपन ने, 126 भी दे दिया उसको, तो भी मान जाएगा। अब क्या हो रहा है इसको, अच्छा 2 बी हो गए, बुलियन बी बी हो गया और ये भी बी हो गया, इसका नाम B1 कर लेते हैं। ठीक है, तो ये B1 है, इस B1 में 126 रखा अपन ने, तो अब कोई एरर नहीं आ रही। लेकिन जैसे ही मैं 126 127 से बड़ा नंबर रखूंगा तो वो दिक्कत दे देगा मुझे, 130, अब एरर आ गई। वो बोलेगा इसको बड़ा डेटा टाइप कर दो, इसको इंटीजर कर दो। तो जब बड़ा डेटा होगा तब हम बाइट से बड़े में आ जाएंगे। बाइट से बड़ा कौन होता है, शॉर्ट होता है। शॉर्ट से बड़ा कौन होता है, इंटीजर होता है, शॉर्ट। अब वो 130 मान जाएगा, 130 ले लिया उसने। अब और बड़ा डेटा कर दूंगा जो 130, मतलब शॉर्ट की रेंज से ही बाहर चला जाएगा, तो फिर इंटीजर करना पड़ेगा। मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि जो प्रोग्राम आप बना रहे हो उस प्रोग्राम में आपका डेटा कितना बड़ा है, उस डेटा को स्टोर करने के लिए कितनी मेमोरी चाहिए। मतलब ऐसा सोचने की जरूरत नहीं कि इंट इंट में तो सभी कुछ आ जाता है तो हम इंट क्यों नहीं ले लें। ठीक है ना, जो प्रोग्रामर प्रोग्रामिंग करते हैं उनको ये सब ध्यान रखना चाहिए। उसने इंट ले लिया कोई दिक्कत नहीं, आप डबल ले लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब मान लो आपने 1000 डबल ले लिए, तो 1000 डबल, तो एक डबल 8 बाइट का होता है, 1000 डबल मतलब 8000 बाइट हो गया, मतलब 8 KB डेटा हो गया वो। तो फिर क्या होगा, मान लो आपने एक एंड्रॉइड की ऐप बना दी, उसके अंदर ये काम कर दिया। अब उसकी मेमोरी बेचारे की, गरीब फोन की पहले ही कम थी, आप उसके अंदर वो ऐप डाल दोगे, वो ऐप और मेमोरी लेने लग जाएगी, जिस मेमोरी की जरूरत ही नहीं है, तो हैंग होने लग जाएगा मोबाइल। तो मेमोरी एफिशिएंट काम करना है, कितना बड़ा डेटा आएगा ये समझना है हमको, उसने उसके हिसाब से डेटा टाइप डिफाइन करना है। अगर आपको लगता है कि डेटा बहुत बड़ा होगा तब आप इंटीजर ले लो, अगर आपको लगता है डेटा बहुत छोटा सही है तो हम शॉर्ट या बाइट में भी काम कर सकते हैं।
तो जैसी रिक्वायरमेंट होगी वैसा डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ेगा। तो बुलियन, इंटीजर, शॉर्ट, कैरेक्टर ये तो समझ गए। फ्लोट डिफाइन करने के लिए फ्लोट लिखना है हमको। फ्लोट, फ्लोट का वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, अपन ने इसका नाम रख दिया वाई। वाई पहले ही ले चुके हैं, आई रख लेते आई। अगर हम इसमें फ्लोटिंग पॉइंट नंबर डालना चाहते हैं, मतलब डेसिमल नंबर डालना चाहते हैं 3.4, फ्लोट में जब भी नंबर डालेंगे आखिरी में एफ लगाना होता है। अगर एफ नहीं लगाएंगे तो उसको डबल मानेगा। जैसे मैंने 3.4 के बाद एफ लिखा तो वो समझ जाता है कि ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, मेरे को इसको फ्लोट में रखना है। अगर मैं यहाँ से एफ हटा देता हूँ, ये मैंने एफ हटा दिया, एरर देने लगेगा। वो बोलेगा कि ये तुमने जो फ्लोट लिखा है इसको डबल कर दो। अगर मैं इसको डबल कर दूंगा तो मान जाएगा। ये मैंने डबल किया, ये क्या हो गया इसका, कोई सिक्की दबी रह गई। कीबोर्ड दुखी कर रहा है। बढ़िया है। अब कौन सी की प्रेस हो गई? ठीक है, डबल आई लिखा मैंने, तो डबल आई लिखने के बाद 3.4 लिखने से उसने कोई दिक्कत नहीं दी मुझे, सही चल रहा है वो। लेकिन जैसे ही मैं इसके डबल को हटा के या फ्लोट करूंगा तो अब वो एरर दे रहा है, क्योंकि फ्लोट में हमें एफ लिखना है पीछे। एफ लिखेंगे तब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर माना जाएगा वो। तो ये हमारे डेटा डेटा टाइप्स हैं। ये हमने खुद के जो प्रिमिटिव टाइप्स होते हैं, प्रिमिटिव यानी प्री डिफाइंड टाइप्स, जो लैंग्वेज हमें देती है वो हमें बनाना नहीं पड़ते। फ्लोट हम अपने आप लिख रहे हैं, हम इंटीजर अपने आप लिख रहे हैं, हमने कोई इंटीजर बनाया नहीं। तो ये जो डेटा टाइप्स होते हैं जो लैंग्वेज खुद से देती है वो प्रिमिटिव्स हैं, और इन प्रिमिटिव्स के बारे में सिर्फ इतनी चीजें हमें याद रखनी है। बुलियन कितना बड़ा होता है? 1 बाइट का होता है ना? बाइट कितना बड़ा होता है? 1 बाइट का होता है। कैरेक्टर 2 बाइट का होता है। शॉर्ट 2 बाइट का होता है। इंटीजर और फ्लोट 4 4 बाइट के होते हैं। लॉन्ग और डबल 8 8 बाइट के होते हैं। रेंज याद रहे नहीं रहे इसको उससे कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन इतना याद होना चाहिए आपको कि बुलियन बाइट 1 1 बाइट के होते हैं। कैरेक्टर और शॉर्ट 2 2 बाइट के होते हैं। इंटीजर और फ्लोट 4 4 बाइट के होते हैं। लॉन्ग और डबल 8 8 बाइट के होते हैं। ठीक है, ये तो प्रिमिटिव्स हुए। फिर जो हम क्लास लिखते हैं वो क्या है? क्लास लिखना मतलब यूजर डिफाइंड टाइप बनाना। हमने क्लास लिखना सीख लिया, क्लास में वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं हम, क्लास में हम फंक्शन लिख लेते हैं, मेथड्स लिख लेते हैं, पर क्लास एक्चुअल में है क्या? अगर हम क्लास लिखते हैं तो ये क्लास लिखना मतलब डेटा टाइप क्रिएट करना। जो बुलियन, बाइट, कैरेक्टर, शॉर्ट, इंटीजर, फ्लोट, लॉन्ग, डबल लैंग्वेज ने जो 8 टाइप दिए हैं उसके अलावा 9वां टाइप हो गया है बी। तो डेटा टाइप लिखना यानी यूजर डिफाइंड टाइप बनाना, खुद का डेटा टाइप बनाना। क्लास लिखना यानी खुद का डेटा टाइप बनाना। तो क्लास ऐसा कुछ भी विशेष चीज नहीं है, जो लैंग्वेज ने हमको डेटा टाइप्स दिए हैं उसके अलावा हम खुद के टाइप्स बनाते हैं। तो खुद के टाइप्स बनाने के लिए क्लासेस लिखी जाती है। खुद के टाइप बनाने के लिए क्लास लिखी जाती है, और क्लास के अंदर वो जो हमने समझ लिया कि वेरिएबल हो सकता है, फंक्शन हो सकता है, कंस्ट्रक्टर हो सकता है, वो जो पहली दिन सीखा हमने वो सब हो सकता है। तो क्लास डिफाइन करना यानी टाइप बनाना। तो हम टाइप के साथ क्या करते हैं? जैसे हमने क्लास बना दी बी, तो क्लास एक डेटा टाइप हो गई है। जो 8 प्रिमिटिव टाइप थे हमारे पास, बुलियन, बाइट, कैरेक्टर, शॉर्ट, इंटीजर, फ्लोट, लॉन्ग और डबल, उन 8 के अलावा 9वां टाइप हो गया है कैपिटल बी। तो जैसे मेरे पास एक इंटीजर होता है और उस इंटीजर को मैं लिखता हूं इंटीजर वाई, और इक्वल टू में कुछ वैल्यू लिखता हूं, तो हम लिखते क्या है? मतलब ये जो हमने लिखा है ये क्या लिखा है? हमने ये लिखा है, हमने लिखा है डेटा टाइप का नाम लिखा है। डेटा टाइप का नाम लिखा है। सबसे पहले हम डेटा टाइप का नाम लिखते हैं, फिर उसके बाद क्या लिखते हैं? डेटा टाइप का नाम लिखने के बाद हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं। वेरिएबल का नाम लिखते हैं। ठीक है, वेरिएबल का नाम लिखने के बाद क्या करते हैं? इक्वल टू लगाते हैं, और उसके बाद उसको वैल्यू देते हैं 10 20 30, या फिर यहाँ सेमी कोलन लगा देते हैं ना, ऐसा करते हैं। तो उसके बाद हम वैल्यू देते हैं। वैल्यू देते हैं मतलब मेमोरी जो क्रिएट होती है उस मेमोरी के अंदर हमको क्या रखना है हम ये बताते हैं। ये हमारी स्टेटमेंट है। इंटीजर y इक्वल टू 10 क्या स्टेटमेंट है? इंटीजर y इक्वल टू 10 ये स्टेटमेंट है। इंट यानी डेटा टाइप का नाम, ये डेटा टाइप का नाम है।
उसके आगे स्पेस देके हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं और उसके आगे इक्वल टू लगा के हम डेटा लिखते हैं कि हम इस वेरिएबल में क्या रखना चाहते हैं, ये हमारी वैल्यू है। तो डेटा टाइप का नाम, वेरिएबल का नाम, वैल्यू, ये हमारा तरीका है डेटा टाइप के साथ काम करने का, जो प्रिमिटिव है उसके साथ। प्रिमिटिव में हम कभी न्यू यू नहीं लिखते, सीधे सीधे वैल्यू लिख देते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो इंट है, इंट को देखते ही जावा का कंपाइलर ये समझ जाता है कि इंटीजर है ना, तो मेरे को 8 बाइट की मेमोरी बनाना है। 8 बाइट की मेमोरी बनाना है, सॉरी इंटीजर है तो मुझे 4 बाइट की मेमोरी बनाना है, और इसने वैल्यू दी है तो ठीक है, नहीं दी है तो मैं जीरो वैल्यू डालूंगा। अगर वैल्यू नहीं दी है तो जीरो आएगा, और वैल्यू दे दी है तो जो आएगा वो आ जाएगा। मतलब इस कमांड को देखते से ही जावा का कंपाइलर इतना समझ जाता है कि मुझे 4 बाइट की मेमोरी क्रिएट करना है, इतना समझ गया। वैल्यू दी है तो ठीक है, नहीं तो जीरो डालना है, इतना वो समझता है। लेकिन जब हम खुद का टाइप बना दिया, हमने हमने क्लास लिख दी, क्लास का नाम रख दिया बी। अब हम बी को भी तो बोल रहे हैं कि डेटा टाइप है ये, तो इसके साथ भी बिल्कुल वही काम करेंगे जो हम इंटीजर के साथ करते हैं। क्या करते हैं हम? डेटा टाइप का नाम लिखते हैं, तो डेटा टाइप का नाम अब बी हो गया है। उसके आगे स्पेस देके वेरिएबल का नाम लिखते हैं, तो हम स्मॉल बी लिखते हैं, इक्वल टू लगाते हैं, उसके बाद वैल्यू लिखी जाती है। अभी प्रॉब्लम ये है कि जब आपने इंट लिखा था, तब ये इंट तो जावा ने खुद दिया आपको, खुद दिया, तो ये समझता है कि इंट लिखते से मेरे को 4 बाइट की मेमोरी बनाना है, और उसमें अगर इसने वैल्यू नहीं दी तो जीरो लिखना है। लेकिन ये जो कैपिटल वी है जो आपने बनाया, ये जावा ने नहीं बनाया, ये आपने बनाया, तो इसकी मेमोरी कितनी बड़ी बनेगी और उस मेमोरी में बाय डिफॉल्ट क्या होगा, ये सब डिसाइड करना पड़ेगा अब। तो ये सब डिसाइड करने के लिए कंस्ट्रक्टर कॉल करना पड़ता है, इसलिए हम इसमें डायरेक्टली वैल्यू नहीं दे सकते, इसमें हमको न्यू लिखना पड़ता है। न्यू का मतलब है कि मेमोरी बनाओ, और मेमोरी बनाओ तो किसके अकॉर्डिंग बनाओ? कंस्ट्रक्टर के अकॉर्डिंग बनाओ। ये इस कमांड का मतलब है। बी स्मॉल बी इज इक्वल टू न्यू बी लिखना, इसका मतलब ये हो गया कि हम उसको बोल रहे हैं कि बी टाइप के लिए एक मेमोरी बनाइए और अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टर ये मेमोरी बनाइए, और ये जो कंस्ट्रक्टर है क्लास में बाय डिफॉल्ट जावा प्रोवाइड करेगा जब तक तुम नहीं लिखोगे, और लिख दोगे तो तुम्हारा वाला कंस्ट्रक्टर आएगा। जावा जो कंस्ट्रक्टर खुद से प्रोवाइड करता है वो नहीं आएगा। तो अभी जो हमारी कमांड में चेंज हुआ, इंटीजर एक्स इज इक्वल टू 10 लिखने वाली जो कमांड थी, उसको चेंज करके अब हमने क्या कर दिया, क्लास लिखी, क्लास का नाम लिखा, उसके बाद वेरिएबल डिफाइन किया, फिर न्यू लिखा, और उसके बाद कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया। तो ये बिल्कुल वैसा का वैसा ही है जैसा हम एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उसको वैल्यू देते हैं। ये हमने जो ये कमांड लिखी, ये कमांड ऑब्जेक्ट बनाने की कमांड। अब हम स्मॉल बी को जो है, जैसे यहाँ स्मॉल वाई को हम वेरिएबल कहते हैं, वैसे हम स्मॉल बी को वेरिएबल नहीं कहेंगे, इसको हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। ये ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट क्या कर सकता है? ये ऑब्जेक्ट इस क्लास के मेंबर्स एक्सेस कर सकता है। अरे ये क्या चल रहा है? तो स्मॉल बी एक ऑब्जेक्ट है, और वो ऑब्जेक्ट क्या कर सकता है? स्मॉल बी के मेंबर्स कॉल कर सकता है, जो अभी अपन पिछली 2 क्लासेस में करते भी आए हैं। तो अभी अपन इतना समझ गए कि क्लास लिखना मतलब एक डेटा टाइप बनाना। क्लास यानी प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स के अलावा जो लैंग्वेज देती है उसके अलावा हमने एक नया टाइप बना दिया है, और जो नया टाइप हमने बना दिया है उस टाइप के लिए मेमोरी क्रिएट करने के लिए न्यू कीवर्ड लिखना पड़ता है। ये कंपलसरी है, बिना न्यू कीवर्ड के मेमोरी नहीं बनती है, तो न्यू कीवर्ड लगाना ही पड़ेगा। तो न्यू कीवर्ड लगाएंगे, उसके बाद ये जो हमने लिखा है उसमें वो कंस्ट्रक्टर कॉल है, वो कंस्ट्रक्टर कॉल किया जाएगा, इससे मेमोरी क्रिएट होगी। उसकी मेमोरी में क्या होता है? उसकी मेमोरी में वो सब होता है जो क्लास में आपने डिफाइन किया। क्लास में क्या डिफाइन कर सकते हैं हम, वो हम पिछली क्लासेस में सीख चुके हैं, फिर से समझ लें। हम क्लास में वेरिएबल लिख सकते हैं, क्लास में वेरिएबल लिख सकते हैं, क्लास में फंक्शंस लिख सकते हैं, और क्लास में कंस्ट्रक्टर लिख सकते हैं। ये 3 चीज हम क्लास में लिख सकते हैं। ये मैक्सिमम है, कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम सेम होता है। ये हम एक क्लास में मैक्सिमम कर सकते हैं। क्लास में हम वेरिएबल लिखा हमने, इंटीजर एक्स लिख दिया, क्लास में फंक्शन लिख दिया void m1 जिसको हम मेथड बोलते हैं, और ये हमने कंस्ट्रक्टर लिख दिया। तो ये हम क्लास में मैक्सिमम कर सकते हैं। तो ये हमारी क्लास है, इस क्लास को हम डेटा टाइप बोलेंगे। ये हमारा खुद का टाइप है, और इस टाइप के लिए हम मेमोरी इस तरीके से बनाएंगे। ये मेमोरी बनाने का तरीका है। अगर हम इस क्लास के कंस्ट्रक्टर में ऐसा लिख दें, इंटीजर आई,
जैसे ही हमने इसकी क्लास के कंस्ट्रक्टर में इंटीजर आई लिखा, वो वहां पे एरर आने लग गई। ये जो एरर है क्यों आ गई? ये इसलिए आ गई क्योंकि आपने कंस्ट्रक्टर लिख दिया है खुद से और उसके कंस्ट्रक्टर में नंबर पास होता है। तो अब आप कंस्ट्रक्टर ऐसा वाला नहीं कॉल कर सकते जिसमें कुछ भी ना पास हो। अब आपको कंस्ट्रक्टर कौन सा कॉल करना है? जिसमें कि नंबर पास हो। ये एरर आ रही है यहाँ पे, क्योंकि बी क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है उसमें एक नंबर पास होता है। तो मुझे यहाँ पे एक नंबर पास करना पड़ेगा। क्या हटाऊं उसमें से? नहीं चल रहा है। यहाँ पे मैंने नंबर पास किया 12। तो बी क्लास के कंस्ट्रक्टर में मैंने कुछ एक नंबर पास किया, इंटीजर पास किया 12, क्योंकि यहाँ पे बी क्लास का कंस्ट्रक्टर इंटीजर एक्सेप्ट कर रहा है। अगर वो इंटीजर एक्सेप्ट कर रहा है तो हमको कॉल करते समय पास भी करना पड़ेगा। जब तक मैं ये कंस्ट्रक्टर नहीं लिखता हूँ, यहाँ पे ये वाला कंस्ट्रक्टर अगर मैंने नहीं लिखा, मैंने कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा, तो अब क्या होगा? जो कंस्ट्रक्टर है वो सिस्टम वाला कंस्ट्रक्टर है। जावा जो खुद से कंस्ट्रक्टर देता है वो वाला है, और वो कुछ लेता नहीं है आपसे। वो ब्लैंक होता है। ब्लैंक होता है मतलब उसमें कुछ पास करने की जरूरत नहीं है आपको। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्योंकि नहीं लिखा हुआ है, तो जावा ने जो दिया वो वाला कंस्ट्रक्टर है, और उस कंस्ट्रक्टर में कुछ भी नहीं पास किया जाता है, इसलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं पास करेंगे। तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल करके ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका है। कंस्ट्रक्टर हम जितने चाहें उतने लिख सकते हैं, जितने लिखोगे उतने कॉल किए जा सकते हैं। मतलब हम इसमें एक कंस्ट्रक्टर लिख दें, ये लिखा हमने, है ना। इस कंस्ट्रक्टर में लिख दिया x इज इक्वल टू 9। फिर एक कंस्ट्रक्टर और लिख दिया, उसमें लिख दिया इंटीजर i, और x इक्वल टू i कर दिया। अब हमने हमारी क्लास में दो कंस्ट्रक्टर लिख दिए। एक ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसमें कुछ भी नहीं पास होता है, और एक ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसमें एक नंबर पास होता है। तो अब मैंने अगर ऑब्जेक्ट बनाया बी स्मॉल बी इज इक्वल टू न्यू बी से, और हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ये कीबोर्ड आज दिक्कत बहुत दे रहा है, बी डॉट एक्स को प्रिंट कराना है मुझे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन बी डॉट एक्स। ऑब्जेक्ट से क्या हो सकता है? ऑब्जेक्ट से मेंबर कॉल हो सकते हैं। मेंबर कौन है? एक्स एक मेंबर है बी क्लास का, तो वो कॉल हो सकता है। अब आपने कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल करके ऑब्जेक्ट बनाया है? ये बी क्लास का विदाउट पैरामीटर कंस्ट्रक्टर कॉल करके ऑब्जेक्ट बनाया है। तो विदाउट पैरामीटर कंस्ट्रक्टर एक्स की वैल्यू कितनी कर देगा? 9 कर देगा। तो अगर हम इस प्रोग्राम को चलाएंगे तो एक्स की वैल्यू 9 प्रिंट होगी। ये 9 आ गया। तो जो कंस्ट्रक्टर कॉल करोगे उससे एक्स की मेमोरी बनेगी। अगर मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू 9 नहीं दूं, मतलब हटा दिया मैंने, एक्स को कुछ असाइन ही नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट जो जीरो होती है वो जीरो हो जाएगी। मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि मैं कंस्ट्रक्टर में एक्स को वैल्यू दूं ही। अगर दे दी तो ठीक है। मतलब जैसे मैंने इसको कॉल किया, बी का ये कंस्ट्रक्टर कॉल किया, तो ये चलता है, इसके अंदर जो लिखा है वो हो जाएगा। आपने इसमें एक्स इक्वल टू 9 लिखा है तो 9 हो जाएगा। तो फिर बी डॉट एक्स प्रिंट करने से एक्स की वैल्यू 9 हो जाएगी, क्योंकि आपने कंस्ट्रक्टर में एक्स को 9 कर दिया है, तो फिर बी डॉट एक्स 9 आ जाएगा। और अगर हम ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करें जिसमें हम कुछ पास कर दें, मान लीजिए हमने 10 पास कर दिया यहाँ पे, अरे ये 10 पास किया, तो अब कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ? ये वाला। इसमें क्या पास करना है? 10। हमने 10 पास किया वहां से, तो आई की वैल्यू एक्स में असाइन हो गई, तो अब 10 आएगा। ठीक है, ये 10 आ गया। मतलब जो कंस्ट्रक्टर कॉल करोगे वो चलेगा। आपने नंबर वाला कॉल किया तो नंबर वाला चलेगा, बिना नंबर वाला मतलब बिना पैरामीटर वाला कॉल किया तो वही वाला चलेगा। तो एक बार हम रिवाइज कर लें, हमने क्या सीखा? प्रिमिटिव टाइप्स कितने होते हैं? 8 होते हैं। बुलियन, बाइट, कैरेक्टर, शॉर्ट, इंटीजर, फ्लोट, लॉन्ग, डबल। 8 प्रिमिटिव्स होते हैं जो लैंग्वेज हमको प्रोवाइड करती है। उसके अलावा अगर हम क्लास लिखते हैं तो क्लास हमारा एक खुद का टाइप हो जाता है, और उस टाइप के लिए हम ऑब्जेक्ट बनाने का जो तरीका होता है वो ये होता है। ये हमको
कई पिछली 2 क्लासेस में सीखा भी हमने, फिर भी हमने क्योंकि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स पढ़ा तो हम डेटा टाइप्स के साथ क्या करते हैं, हमारे खुद के टाइप के साथ वो भी पढ़ा। तो हम न्यू लिख के कंस्ट्रक्टर कॉल करके हम खुद के डेटा टाइप का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, अभी इसमें कुछ डाउट है आपको?